नमस्कार। आज फिर से उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियों को लेकर के एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीति किस दिशा में जा रही है। आज कई तरह की खबरें एक साथ उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। एक तरफ तो वो खबर आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा अमेठी और रायबरेली से होते हुए अब लखनऊ पहुंचने वाली है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होने के लिए एक चिट्ठी लिख करके समर्थन किया था कि हम अमेठी या रायबरेली में से किसी एक जगह में शामिल होंगे इस यात्रा में, वो अमेठी और रायबरेली में शामिल नहीं हुए। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे और इस तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दो बड़े हिस्सेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके बीच कहां पेच फंसा हुआ है, किस दिशा में ये अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें क्या हैं और अब वो इस मुश्किलों से लड़ने के लिए कौन से रास्ते अख्तियार करेगा। आज वीडियो में ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सूचना कि अमेठी और रायबरेली दोनों से होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब लखनऊ में प्रवेश कर चुकी है। लखनऊ के बाद वो उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए वो फिर अपने अगले पड़ावों की तरफ चली जाएगी। इस यात्रा ने बहुत सारे युवाओं को आकर्षित किया। तमाम लोगों को एक नए अंदाज में राहुल गांधी ने जोड़ा। कभी अपनी जीप पर बुलाकर बिठा लिया, उसके हाथ में माइक पकड़ाया। कभी पेपर लीक का कोई छात्र नौजवान था, कोई मजदूर था। एक अपनी शैली जो राहुल गांधी ने विकसित की है, उस शैली के मुताबिक उन्होंने यह पूरी कोशिश की है कि वो कैसे लोगों से जुड़ेंगे। तो कामयाब होती दिख रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे एक सवाल गठबंधन के नाकामयाब होने का जुड़ता जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े साथी हैं, आज भी वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो क्यों अमेठी और रायबरेली में शामिल नहीं हो पाए। और उसके लिए अखिलेश यादव जी की तरफ से एक लाइन का बयान आया। उन्होंने कहा कि जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता, तब तक इस रैली में जाने का मतलब क्या होगा। अब इसके राजनीति को समझिएगा। कितने महीने हो गए और अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीटें उलझी हुई हैं, सीटें फंसी हुई हैं। और खुद उन्होंने इशारा किया कि कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सूची सौंपी गई कांग्रेस को, कई बार कांग्रेस की तरफ से सूची सौंपी गई सपा को, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। आज एक खबर आ रही है और उस खबर को यहां से देखने और समझने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सूत्रों की माने तो 17 सीटें कांग्रेस को सौंप दी गई है। अब याद करिए, अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट था जिसमें 11 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार थे और बाकी सीटों के लिए रास्ते खुले हुए थे, यानी उस पर बातचीत होनी थी। बीच में एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़ करके अपना दिल हार बैठे और वो चले गए बीजेपी के साथ। अभी तक हालांकि आधिकारिक घोषणा उनकी तरफ से भी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के लिए ये बड़ी खबर नहीं होती। वहां सब कुछ चंगासी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में जो उनके जाने के बाद जो स्पेस बचा, उसकी तरफ से कई और सीटें समाजवादी पार्टी ने बढ़ा करके ये कहा कि 17 सीटें हम कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। एक दो सीटें और हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिस पर शीर्ष नेतृत्व बैठकर बात कर लेगा। कल तक ये माना जा रहा था कि कल रात बिरात तक, आज सुबह तक दोनों के बीच कोई सुलह समझौता हो जाएगा, साझापन हो जाएगा और नहीं अमेठी और रायबरेली तो कम से कम लखनऊ में एक साझापन दिखेगा। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बीच एक साझापन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच एक साझापन दिखा था, वैसे ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक साझापन रैली में दिखेगा। वो न हो सका और माना जाता है कि 17 सीटें जिसमें बनारस, प्रयागराज, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज, बाराबंकी, कानपुर, झांसी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस और सहारनपुर की सीटें कांग्रेस के साथ समझौते में शेयर करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। 3 सीटों पर पेच फंस गया है और इस खेल को थोड़ा विस्तार से समझिएगा। वो 3 सीटें हैं बलिया,
बिजनौर और मुरादाबाद। कुछ लोगों का कहना है कि रामपुर भी उसमें शामिल है, लेकिन ये सीटें हैं जिसको लेकर के अभी भी एक तालमेल, एक उलझन, एक परिस्थितियों के बीच मुश्किल पैदा होती चली गई है। और इसलिए इस बात को यहां से समझने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पिछले दिनों एक सूत्रों के जरिए यह भी खबर आई कि अ, जो गठबंधन था 17 सीटों के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकांश लोग तैयार थे। कुछ लोग थे जो नहीं तैयार थे, कुछ लोग थे जो इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे, कुछ लोग थे जो इन चीजों को लेकर उलझे हुए थे। उनमें से 2-3 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से दिक्कत नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिक्कत नहीं है, जो टिकट बंटवारे को तय करेगी उस कमेटी की तरफ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कुछ लोग। बलिया एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी अपने खाते में रखना चाहती है, क्योंकि उसका दावा है कि उसका अपना दावा मजबूत है, उसका समीकरण मजबूत है, उसके पास उसके जीतने की गुंजाइश और संभावनाएं ज्यादा है। और अजय राय के लिए यह माना जा रहा है कि बलिया के लिए वो बैठक कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि बनारस तो एक बड़ी हॉट सीट है। और आपको याद होगा कि एक जमाने में अजय राय बनारस से कैंडिडेट रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था। लेकिन उस अजय राय को, जो कि अब बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े चेहरे बनना चाहते हैं, उस अजय राय की लिए बलिया पर दबाव डाला जा रहा है। ये सूत्रों के जरिए उड़ती हुई खबरें हैं। कितनी हकीकत है ये तो कई बार अंदर जो राजनेता बैठे होते हैं वो इन चीजों को बताते हैं। दूसरी बड़ी संकट, दूसरा बड़ा सवाल मुरादाबाद और बिजनौर की सीटों को लेकर के आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इन जगहों पर कांग्रेस ज्यादा अच्छा कर सकती है, इसलिए वो इन सीटों को अपने खाते में रखेगी और ये गठबंधन की तरफ से मुश्किल पैदा हो रही है। अब बीच का रास्ता ये हो सकता था कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं, जैसे अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप सीट बंटवारा तो फाइनल कर नहीं रहे, कोई ना कोई पेच फंसी हुई है। यहां तक का भी रास्ता नहीं निकाला गया है कि चलिए अच्छा 17 सीटें फाइनल हो गई, तो 17 सीटों के समझौते का एक कागज पब्लिक डोमेन में आ जाए। कांग्रेस पार्टी अपने 17 सीटों पर से अगर तैयार हो तो 17 के 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, या 10, 12, 15 उम्मीदवारों की सूची जारी करके कह दे कि अब हमारा गठबंधन का पहला चरण पूरा हुआ और हम ये सूची जारी कर रहे हैं। जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अख्तियार किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई कब तक इंतजार होगा, और यात्रा चल रही है, शानदार यात्रा चल रही है, लेकिन जो सीटों का समीकरण बनना है उस पर अगर कोई ठोस रणनीति नहीं बनेगी तो उस यात्रा के साथ खड़े होकर के, कल्पना करिए आज आप यात्रा में चले गए तो कल तो ये दबाव की राजनीति में कांग्रेस भारी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी के ऊपर शर्त लगाएंगी कि राहुल जी के साथ आप यात्रा में शामिल रहें। गठबंधन तो अब होगा, टूट नहीं सकता, मुश्किल है। अगर आप यात्रा में शामिल हो गए तो उस यात्रा में शामिल होने के बाद कैसे गठबंधन नहीं करेंगे, तो जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कांग्रेस की बढ़ जाती है। ये तो एक एक सामान्य से राजनीतिक समझ कह रही है। और सामान्य सी राजनीतिक समझ यह भी कहती है कि इस तर्क से समाजवादी पार्टी के प्रमुख का यह कहना कि भाई पहले सीट बंटवारा फाइनल हो जाए, ये राजनीति की परिपक्वता है। दोनों तरफ के अपने कैलकुलेशन है, लेकिन इसका इसका एक रूप समाजवादी पार्टी ने अपना अख्तियार कर लिया। अब तक उन्होंने 3 सीटें, अपनी 3 तरह की लिस्ट जारी कर दी और 27 के बाद आज आप देखेंगे तो 5 उम्मीदवारों का फिर से नाम घोषित हो गया, और कैराना, बदायूं, बरेली, हमीरपुर, बनारस। अब सोचिए ना, ये बनारस की सीट जा रही थी गठबंधन की तरफ,
तालमेल नहीं बन रहा है। हालांकि क्योंकि 17 सीटें कौन सी हैं, ये जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक ये दावा कैसे किया सकता है। अखबारों में खबर छपी है कि बनारस कांग्रेस की तरफ जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी ठीक पहले होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान, कैराना से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया। इकरा हसन जो लगातार वहां पर काम कर रही हैं, लोकप्रिय हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट बदल करके शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको बदायूं भेज दिया गया है। और इसके पीछे का डेवलपमेंट ये है कि पिछले दिनों सलीम शेरवानी, जो कि पिछले चुनाव में बदायूं में कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और उतने उतने वोट तो पा ही गए थे कि धर्मेंद्र यादव हार ही गए, और लंबे समय से वो सपा के साथ थे। अब उनका दावा ये है कि उनको भी बहुत कुछ चाहिए था और उनको वो मिला नहीं, इसलिए वहां पर बात बनी नहीं और वो अलग हो गए। तो फिर से एक मुश्किल पैदा हो सकती थी बदायूं की सीट पर, इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी चतुराई से शिवपाल जी को भेज दिया बदायूं। और शिवपाल सिंह यादव एक जमीनी नेता की छवि रखते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे उसके छोटे छोटे समीकरण होते हैं, इसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ दो जगहों का प्रभारी बना दिया गया, कन्नौज और आजमगढ़ का। जैसे अमरोहा की सीट के लिए महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभारी बना दिया गया है, दो लोग प्रभारी। और आपको पता होगा ये अमरोहा की सीट भी कई जगह से सूत्रों में ये खबर आ रही है कि अमरोहा की सीट भी फंसी हुई है। और कैसे फंसी हुई है इसको आप यहां समझिए कि अमरोहा की सीट पर सिटिंग एमपी हैं दानिश अली, जो पिछले दिनों बसपा से निकाले जा चुके हैं, राहुल गांधी के साथ करीबी हैं, और कांग्रेस चाहती है कि दानिश अली को टिकट मिल जाए। और उस अमरोहा से प्रभारी दो लोग बना दिए गए, महबूब अली और राम अवतार सैनी। और इसको लेकर के जैसे बागपत से प्रभारी बना दिए गए मनोज चौधरी। तो समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति अपनी तैयार कर ली है कि भाई हम कहीं तो लोगों को टिकट देंगे, टिकट दे करके मामला क्लियर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्याशियों का नाम घोषित करते जाएंगे। और उन प्रत्याशियों के सामने एक विकल्प फिर इस बात का रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार समय से शुरू कर दीजिए, समय से चुनाव प्रचार शुरू हो जाए। और यह रणनीति कांग्रेस के सामने एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया। और माना यह जा रहा है कि जो एक ठोस रणनीति होनी चाहिए सीट बंटवारे की, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। और बाधा कहां आ रही है यह अभी तय नहीं हो पा रहा है। अब इसी बीच में जैसे देखिए ना, राजनीति कितनी करवट ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। और 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में वो अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन कर रहे हैं, और जहां माना यह जा रहा है कि कोई एक नई पार्टी बना करके वो चुनाव में उतरने की घोषणा कर देंगे। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल है नाराज, जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो चुकी है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं, और वो पार्टी उनकी अपनी है, अपना दल कमेरावादी। कई तरह के पेच से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंसती दिख रही है। इसलिए जब कोई विपक्षी दल जब चारों तरफ से परेशान होगा तो वो अपना एक स्टैंड तो लेगा कि ये सीटें जो, और इसमें से अधिकांश सीटें वे हैं जो समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदारी की सीटें। तो उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई कि हम अपना कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाकर काम करना शुरू कर देगा, और वहां से फिर वो चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए उसको समय मिल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी न कोई उम्मीदवार घोषित हुआ है, यानी अगर दोनों पार्टियों के बीच तालमेल बन गया है तो 11 सीटों से शुरू करके 17 सीटों तक तो मामला पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी 5 लोगों का नाम जारी कर देती, 10 लोगों का नाम जारी कर देती कि ये 5 या 10 लोग तो फाइनल है, गठबंधन से लड़ेंगे, इंडिया अलायंस से लड़ेंगे। बाकी सीटों पर हमारा तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत उलझ चुकी हैं, और इस उलझी हुई चीजों को बहुत दूर से चुपचाप बैठकर देख रही है बीजेपी।
फिर से मैं अपने वाक्य को दोहराऊं तो उसमें से एक शब्द हटा दूंगा। चुपचाप नहीं देख रही है, वो खेल कर रही है। अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया उसने, अभी उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन वो खेल ये कर रही है कि जितने नाराज लोग हैं उनको थोड़ा उकसा करके, उनको थोड़ा उत्तेजित करके ऐसे जमीन पर सक्रिय कर दिया जाए जिसका नुकसान या तो सपा को हो या कांग्रेस को। और वो सारे लोग उस तरह से होंगे जो हमला किस पर करेंगे? बीजेपी पर नहीं करेंगे, पीडीए पर करेंगे, कांग्रेस पर करेंगे। और वो कभी ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा में अगर पीडीए नहीं था और लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची में अगर वो पीडीए 90% से ऊपर है तो तारीफ कभी नहीं होगी। राजनीति 1+1=2 यही नहीं होती। राजनीति 1+1=1 भी हो जाती है, राजनीति 1+1=11 भी हो जाती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में अपने समीकरणों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। मिसाल के तौर पर बीजेपी को यह निर्णय लेने में कतई देर नहीं लगी कि मुख्यमंत्री को हटा दो, 3 टर्म का मुख्यमंत्री है, इसको हटाकर इसके दूसरे मुख्यमंत्री को बिठा दो। बीजेपी ये निर्णय लेती है। बीजेपी अपने सिटिंग एमपीज को, कैबिनेट मिनिस्टर को विधायक का टिकट देकर के भेज देती है और कहती है कि मुख्यमंत्री बनोगे, बाद में कुछ नहीं बनते। हालांकि उसका अनुशासन ये कि कोई चू नहीं बोलता, कोई ये नहीं कहता कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की पैनी नजर है और कई खेल ऐसे हैं जो बीजेपी खेल रही है। कई खेल ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि सपा के खिलाफ हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन उसकी डोर अगर कहीं आप देखेंगे तो वो बीजेपी के हाथ में होती है। बीजेपी ऐसे चुनाव को पूरे सेट कर रही है और सेट कर क्यों क्यों कह रहा हूं कि वो सेट कर ले जा रही है? क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है, डर और लालच दोनों उसके पास है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कई किस्म की रणनीति इस्तेमाल की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग कितना अपने राजनीतिक दलों को और अपने गठबंधन को इस डोर से बचा पाते हैं जो बीजेपी चल रही है। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में कोशिश करेगी कि 80 की 80 सीटें जीत करके ये पैगाम दे कि जहां मंदिर बनवाया वहां एक छत्र हमारा राज है। और कल्पना करिए कि इसीलिए उत्तर प्रदेश की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो चुप हो जाएगी, वो चुनाव में कहीं दिखेगी ही नहीं, उसकी कोई गतिविधि ही नहीं दिखेगी। उसके सिटिंग एमपीज किसी और पार्टी से टिकट मांग रहे होंगे। गठबंधन जहां होगा उसको तोड़ लेंगे कि अरे भाई तुम्हारा दिल जीतना है, आओ हम एक भारत रत्न दे रहे हैं, आओ इधर। टूट गया गठबंधन। कुछ और लोग होंगे जो अपनी ही पार्टी पर हमलावर हो जाएंगे। इतने मुश्किल वक्त पर, जिस वक्त संविधान ही खतरे में हो, एक सीट, एक एमपी, एक टिकट, एक प्रतिनिधित्व, इससे बड़ा चुनाव जब संविधान को बचाने का हो तो वह भी कैसे संविधान को बचाने की लड़ाई के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, इसका भी लिटमस टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और कांग्रेस की तरफ से इतनी देरी कि ऐसा लग रहा है कि यही गठबंधन टूट जाए। इसलिए अगर इसको बचाना है तो मुझे लग रहा है इस खतरे को समझना जरूरी है कि देश बचेगा, संविधान बचेगा, तभी प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी और दल की राजनीति बचेगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।